फिर से हम वहीं से पॉइंट्स को स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम लोग पॉइंट्स को छोड़े थे। तो उन पॉइंट्स को रिवीजन भी करेंगे। कुछ वेरिएबल्स होते या कुछ नेम होते जो हम पहली बार सीखते थे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है सीखने में, तो कोई बात नहीं। तो आज हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको स्क्रीन दिख रही होगी, जैसे मैंने डबल क्लिक किया स्मार्ट पीएलएस पर 4 पर, तो स्मार्ट पीएलएस 4 पर जब डबल क्लिक करते हैं मुझे कुछ इस प्रकार का आइकॉन दिखाई पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या होता है, टूरिज्म नाम का इसमें टूरिज्म 2 करके एक मेरे पास फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। इसी टूरिज्म 2 पर मुझे काम करना। अगर मेरे पास कोई न्यू प्रोजेक्ट होता तो मैं न्यू प्रोजेक्ट करके एक चीज़ें और असाइन कर लेता। जैसे मेरे पास कई काम आते रहते हैं तो मैं हर चीज़ का काम का क्या करता हूँ कि यहाँ पर प्रोजेक्ट डेवलप करके रख लेता हूँ। तो यहाँ की फाइलें जो आपने अपलोड करके इंपोर्ट करके रखी वो कभी डिलीट नहीं होंगी जब तक आपके पास स्मार्ट पीएलएस काम करेगा। लेकिन जैसे स्मार्ट पीएलएस आपका क्या एक्सपायर हो जाएगा तो फाइल तो रहेंगी, बट उस पर ऊपर के सारे ऑप्शन काम करना बंद कर देंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इतना महंगा सॉफ्टवेयर परचेज करिएगा, ठीक है। और इसके लिए आप किसी लैपटॉप का यूज कर सकते हो, और सबसे अच्छा तो स्मार्टनेस तरीका कई हो सकते हैं जिसके अंतर्गत इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम कई बार कर सकते हैं। तो आज हम जो टूरिज्म फाइल है, पुनः टूरिज्म फाइल को ओपन करते हैं। और टूरिज्म फाइल को जब मैं डबल क्लिक करता हूं तो आफ्टर क्लिकिंग डबल क्लिक करने के बाद मुझे देखिए यहां पर फाइल ओपन हो जाती है। देखिए नीचे आप देख सकते हो कि ये मेरी एक्सेल फाइल है जिसका जो सिंपल साइज था 383, एक क्या था, छोटा सिंपल साइज था। तो जब मेरे पास सिंपल साइज छोटा हो गया तो मैंने ये सोचा था कि पीएलएस SEM इस पे के साथ इंप्लीमेंट करें। लेकिन जैसे अभी हाल ही के दिनों में हायर एजुकेशन में प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो प्रोजेक्ट बनने में किसी का 2500 सिंपल है, किसी का 3500 सिंपल साइज है। तो उस सिंपल साइज के साथ मैं CBSEM यानी कोवेरियंस बेस्ड SEM को ही प्रेफरेंस करूंगा कि आप उसके साथ कंफर्टेबली काम करिएगा। वो आपका आउटपुट जो होगा वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट ला करके देगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर नीचे नहीं क्लिक करूंगा। अगर यहां नीचे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे डेटा दिखाई पड़ेगा। जैसे मैं यहां पे डबल, आपको जो ग्रीन दिख रहा होगा न्यू ग्रीन टूरिज्म डेटा करके, अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो ये मुझे डेटा दिखाई पड़ेगा। वही इंडिकेटर्स, कोरिलेशन, रॉ डेटा को मुझे यहां पर दिखाई पड़ेगा। तो अगर आपको डेटा याद नहीं कि डेटा का साइज क्या है या डेटा का नेचर कैसा है, कभी कभी होता है कई प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करते वक्त हम लोग भूल जाते हैं, तो देखना पड़ता है कि अच्छा किस मॉड्यूल पे हम काम कर रहे थे, किस डेटा के साथ हम काम कर रहे थे, उस डेटा को हम ले लेते हैं। साइंस में जो डेटा होता है उसमें हम लिकर्ट स्केल नहीं मानते हैं। साइंस का डेटा क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री का डेटा होता है, कुछ रीडिंग्स आती हैं, उन रीडिंग्स को, फिजिक्स का डेटा आता है वो रीडिंग्स आती हैं, उन रीडिंग्स को हम एज इट इज पुट करेंगे। या आपके पास कोई सेकेंडरी डेटा आता है, एनएसएसओ का डेटा आता है, तो सेकेंडरी डेटा के साथ भी आपका स्मार्ट पीएलएस प्रॉपरली काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर आपको ऑब्जर्विंग बिहेवियर पे काम करना है, बिहेवियर साइंस पे काम करना है, साइकोलॉजी में काम करना है, मार्केटिंग एनालिसिस करना है, आपको हिस्ट्री में काम करना है, चीज़ों को देखना है, तो वहाँ पर आपको इन सारे इंडिकेटर्स को लिकर्ट स्केल में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैंने लिकर्ट स्केल 5 स्केल का रखा है, आप 10 स्केल का रख सकते हो, आप 7 स्केल का रख सकते हो, आप 2 स्केल का रख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपका लिकर्ट स्केल का साइज जितना बड़ा होगा, आपके डेटा की वैलिडिटी उतनी सिग्निफिकेंट होगी, उतनी अच्छी मानी जाएगी। ये याद रखिएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो भागते हैं, वो लिकर्ट स्केल 3 का रखते हैं। उनका 3 का रखने का सीधा मतलब होता है कि वो ज़्यादा वैलिडिटी के चक्कर में नहीं है, बस उनका रिजल्ट उनके फेवर में आ जाए। तो मैं क्या करता हूं कि अधिकतर मान के चलता हूं कि हम बीच की चीज रास्ता चुनते हैं। ना तो हम बहुत बड़ा लिकर्ट साइज रखते हैं 7 का या 8 का जहां पे कंफ्यूजन जनरेट हो जाए, और ना ही बहुत हम छोटा रखते हैं जहां पर हम ये प्रॉब्लम हमको जनरेट हो। तो ये दोनों के बीच का हम रास्ता अपनाते हैं और हम 5 के लिकर्ट स्केल को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर 10 का लिकर्ट स्केल होता तो वहां पर कंफ्यूजन जनरेट होना ज्यादा होता लाजमी है। इसलिए आप थोड़ा सा बड़े लिकर्ट स्केल स्ट्रक्चर से भी आपको बचना होगा। चलिए बैक पे आते हैं, और बैक आने के बाद
टूरिज्म एनालिसिस पे क्लिक करते हैं, क्योंकि फिर से मैंने कहा ना कि जैसे आप स्मार्ट पीएलएस को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, आपने जो मॉडल डेवलप किया है वो मॉडल ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। तो उसको आपको कॉपी पेस्ट करना होगा। वो कैसे किया जाएगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पीएलएस टूरिज्म एनालिसिस को डबल क्लिक करते हैं, और डबल क्लिक करते ही देखिए ये आपके पास क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये मेरे पास पुराना, मैं इनको सबको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने लैपटॉप ओपन किया था और ये मैंने इसको शट डाउन नहीं किया था प्रॉपरली। तो अब देखिए आपके पास ये एक डैशबोर्ड, वाइट डैशबोर्ड दिखाई पड़ेगा। ये वाइट डैशबोर्ड जहां पर अपने आइडियाज को आप फ्लो दोगे, ठीक है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, 25 तरह की चीजें चलती हैं कि नहीं, वहां पर अगर गवर्नमेंट पॉलिसी का आपने देखा होगा कभी कभी ना, कि अगर भारत में लोकतंत्र चुनाव में कोई पार्टी विशेष चुनाव भी जीत जाती तो शेयर बाजार बहुत तेजी से उछल जाता है। अब आप पूछोगे कि आखिर शेयर बाजार का लोकतंत्र में शपथ ग्रहण से क्या है। उनको पता है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या जो मुख्यमंत्री जी बनेंगे, उनके डिसीजन हमारे बिजनेस के साइज को इंप्रूव करेंगे। तो एक प्रकार की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और इससे वहां पे मार्केट फ्लैक्चुएट करता है। तो वो एक प्रकार का हमारा मॉडरेटर वेरिएबल है, ठीक है। मॉडरेटर वेरिएबल, मीडिएटर वेरिएबल अगर आपने पहचानना सीख लिया तो आप कई प्रकार के स्ट्रॉन्ग मॉडल बना सकते हो। और कुछ मॉडल को आप इंटरनेट पे देखिए जो इसको स्कोपस में छपे हैं, और उनको उत्तराखंड के रेफरेंस में, उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, उड़ीसा के रेफरेंस में, राजस्थान के रेफरेंस में आप उसमें कुछ मॉडरेटर को जोड़ करके, कुछ मीडिएटर वेरिएबल को जोड़ करके उस प्रोजेक्ट को और अच्छा स्ट्रांग बना सकते हो। तो हमारे पास इसमें सोचने की बहुत अच्छी जगह है इस प्लेटफॉर्म पे, और हम अपनी चीज़ों को नए अपने 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 जो फिलॉसफीज़ है, अपनी जो हमारे पास थिंकिंग है, उसको हम नए डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो आप देखिएगा कि मैं कैसे डायरेक्शंस को चेंज करूंगा, और आप भी इमेजिन करोगे अच्छा इसमें इतने फ्लो बन सकते हैं, इतने पाथ बन सकते हैं, इतने डायरेक्ट इफेक्ट निकल सकते हैं, इतने इनडायरेक्ट इफेक्ट निकल सकते हैं। तो वो आपके लिए अच्छा। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आपको नहीं पसंद आया, 5 मिनट में आपने बनाया मॉडल, नहीं अच्छा लगा, सिग्निफिकेंट नहीं दिखाई पड़ा, आपने डिलीट करके दूसरा मॉडल बनाया। लेकिन अदर सॉफ्टवेयर के साथ यही प्रॉब्लम है कि बहुत मेहनत करने के बाद लास्ट में पता चलता कि मेरा मॉडल सिग्निफिकेंट नहीं है, मेरा मॉडल ठीक नहीं है। तो वहां पे डिलीट करने में यह लगता है कि बताइए इतनी मेहनत किया, 4 दिन की मेहनत किया, 5 दिन मेहनत किया, 2 महीना मेहनत किया, और हमारे पास मॉडल हमारा सिग्निफिकेंट नहीं आता। तो यहां पर स्मार्ट पीएल्स आपके जो आइडियाज को फ्लो प्रदान करता है वो आपको डिस्प्ले में दिखाई पड़ता है। सबसे पहले जैसे मेरे पास यहां पर 4 वेरिएबल हैं, देखो मैं यहां पर वेरिएबल को आपको नोट करना पड़ेगा। यहां पर कोडिंग है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के मैंने 8 फैक्टर्स लिए हैं या 9 फैक्टर्स लिए हैं, ये बहुत ज्यादा। इतने फैक्टर्स आप लेकर के काम करोगे, आपका जो लेटेंट वेरिएबल होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए था कि 3 या 4 लेटेंट वेरिएबल के साथ एक क्लस्टर बनाना चाहिए था। क्या बनाना चाहिए था? देखिए लाइफ में क्या होता है, मान लीजिए आप क्लस्टरिंग करिए। क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि जो डेटा का नेचर समान हो उसको एक क्लस्टर में डाल दीजिए। सपोज दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की मैं बात करता हूं, तो हाउ कैन वी कैन इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। फर्टिलिटी का यूज कर सकते हैं हम, क्या करते हैं अच्छे सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, फर्टिलिटी को बढ़ा रही हैं, तो इनका एक क्लस्टर बन जाए। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं, स्टोरिंग की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, तो उसका क्लस्टर एक बन जाए। तो अगर हमने क्लस्टरिंग बनाना सीख लिया कि जो डेटा का नेचर सेम है, अगर डेटा का आपका नेचर सेम है, सपोज दैट मुझे प्रॉब्लम हो रही है इस बीमारी से, तो उससे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे बुखार आ रहा, मुझे इरिटेशन हो रही, मान लो कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो उनका मैं क्लस्टर बना लेता हूं। ठीक है, साइकोलॉजिकल स्टडी के अंतर्गत क्या होता है कि अगर आपका बिहेवियर कुछ के रिगार्डिंग सेम है तो उनका क्लस्टर आप बना लीजिए। तो मुझे सोशियो इकोनॉमी को देखिए, जो ओपन एंडेड डेटा है ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए था, सामाजिक आर्थिक स्तर के अंतर्गत सामाजिक क्लस्टर अलग बना लेना चाहिए था, इकोनॉमिक क्लस्टर अलग बना लेना चाहिए था, और उनके वेरिएबल को फिल्टर कर लेना चाहिए था। इससे एक फायदा मिलेगा, प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी
आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो SPSS के अंतर्गत हम लोग नहीं वायलेट कर पाते, लेकिन स्मार्ट PLS इसको आसानी से टैकल कर सकता है। अब देखिए, मैंने सोचा, मैंने जब इस बात पे बात किया तो मैं एक क्या था, इंडोनेशिया का रिसर्च पेपर पढ़ रहा था। इंडोनेशिया के रिसर्च पेपर में यही बात कही गई थी कि वहाँ पर जो ग्रीन टूरिज्म था, वो ग्रीन टूरिज्म ने लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया, ठीक है। लेकिन वहां पर जो ग्रीन टूरिज्म वाला कॉन्सेप्ट था वो केवल न्यू एज जनरेशन ही स्वीकार कर रही थी। देखिए, कंडीशन लग गई कि न्यू एज जनरेशन ही उसको चीजों को स्वीकार कर रही थी। और दूसरी कंडीशन मैंने रिसर्च पेपर में पढ़ी कि वहां पे लिखा गया था कि फीमेल के रेस्पेक्ट में मेल पार्टिसिपेंट या मेल जो है वहां पर, वो ग्रीन टूरिज्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट था। ये 2 लाइन से मैंने पूरे मॉडल को उठाने का मैंने प्रयास किया कि ये 2 लाइन वहां पे जो लिखी थी बड़ी इफेक्टिव, उनके कंक्लूजन में लिखी थी रिसर्च पेपर में कि ग्रीन टूरिज्म इंप्रूविंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इंडोनेशियाई पीपुल्स एंड द जेंडर एंड क्या कहते हैं एज प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल। मेरे पास बस ये 2 लाइन से मैंने मॉडल बनाने का सोचा कि एक काम करते हैं, ये तो अच्छा मॉडल बन सकता है कि अगर क्या हमारे उत्तराखंड में टूरिज्म इतना डेवलप है और उससे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या इंप्रूव नहीं हो सकती, क्या एज हमारे यहाँ सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है, और क्या हमारे यहाँ जो जेंडर है वो भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा। सिग्निफिकेंट रोल का मतलब होता कि जो उनका परसेप्शन है मेल फीमेल का, क्या वो इक्वल है। तो ये 4 वेरिएबल को मैंने लेकर के एक सिंपल मॉडल डिजाइन किया। अपने दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस मॉडल को, इंडोनेशियाई मॉडल को भारत के परिप्रेक्ष्य में चेक करूं और भारत में केवल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चेक करूं। तो ये मेरे एक दिमाग में चला, तो मैंने उसी चीज को उठाया और मैंने एक लेटेंट वेरिएबल क्या था मेरा, ग्रीन टूरिज्म। तो मैंने क्या किया, लेटेंट वेरिएबल दैट इज कॉल्ड अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आपने पूछा, इसको हम पूरे मॉडल को, कॉम्प्लेक्स जो मॉडल बनेगा या इस मॉडल को हम पूरे एक एक क्राइटेरिया को, एक एक सेक्शंस को हम, पूरा नाम है साइंटिफिक नाम, उनको भी आगे पीपीटी में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास लेटेंट वेरिएबल हुआ दैट इज कॉल्ड अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, और अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद व्हाइट डैशबोर्ड पर आता हूं, और डैशबोर्ड पर व्हाइट आने के बाद मैं इसको छोड़ देता हूं और क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के साथ अल्फा लिख करके आ जाता है, मतलब लेटेंट वेरिएबल क्या होता है, वो रेडी है आपके डैशबोर्ड में आने के लिए। और मैंने स्टार्ट किया और इसको लिख दिया मैंने ग्रीन टूरिज्म, ठीक है। आप अपने लैपटॉप के साथ होइए, जरूर काम करिएगा, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो से देखिएगा। और मैं एक आपको लाइन लिख के दूंगा, एक आइडियाज लिख के दूंगा, उस पर आपको मॉडल बनाना होगा, डेटा भी मैं आपको दूंगा, मॉडल आप बनाओगे। और देखिएगा आपके पास 70 पार्टिसिपेंट्स हैं, 70 लोग 70 तरीके से उस मॉडल को बनाएंगे, यानी एक ही डेटा को 70 लोग 70 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीन टूरिज्म है, अब टूरिज्म है, इसको मैंने लिखा। अब देखिए ये आपका रेक्टेंगल दिखाई पड़ता होगा। जब आप इतना टाइप कर लेंगे तो आपको इंटर बटन क्लिक करना होगा। इंटर बटन क्लिक करते ही ये आपको क्या करते हैं, ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ेगा। देखिए ऑरेंज कलर मत चेंज करिएगा कभी, क्योंकि इसमें कलर चेंज करने का आपको राइट साइड कॉर्नर में ऑप्शन दिया है, बट बाय डिफॉल्ट स्मार्ट PLS में जितनी चीजें दी गई उनको कलर मत चेंज करिएगा, क्योंकि इसकी कलर की ही वैल्यू है जिससे हम लोग चीजों को क्या कहते हैं, डिकोड कर सकते हैं। मैं कुछ बुक्स आपके साथ स्मार्ट PLS का शेयर करूंगा, उन बुक्स को आप पढ़ेंगे, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो इसका मतलब होता है आपका ये जो मान के चलिए कि ऑरेंज है या ब्राउन है या डार्क येलो है, जो भी आप कहिए, इसका मतलब होता है कि ये लेटेंट वेरिएबल रेडी है, बट ये लेटेंट वेरिएबल या अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल रिएक्शन को नहीं डिस्प्ले कर सकता, रिएक्शन को नहीं कंप्लीट कर सकता, यानी इसमें कुछ कंप्लीटनेस की कमी है। और जब मैं इसमें कर्सर रखता हूं तो कर्सर में ऑटोमेटिक दिखाई पड़ता है कि द लेटेंट वेरिएबल इज नॉट कनेक्टेड टू द अदर लेटेंट वेरिएबल। अगर हम कोई मॉडल बनाते हैं तो मॉडल बनाने के लिए कंडीशन जरूरी है कि आपको 2 लेटेंट वेरिएबल मिनिमम होने चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम 2 लेटेंट वेरिएबल आपके पास होने चाहिए, तभी आप मॉडल डेवलप कर सकते हो, अन्यथा आप मॉडल नहीं डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ग्रीन टूरिज्म के साथ एक मैंने लेटेंट वेरिएबल पे भी क्लिक किया और मैंने डैशबोर्ड पे
क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अल्फा रेडी है दूसरे लेटेंट वेरिएबल के लिए। मैंने इसका नाम रखा सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक लिखा और मैंने इंटर क्लिक किया, दूसरा लेटेंट वेरिएबल मेरा रेडी हो जाता है। अब देखिए क्या होता, ये बिखरे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कमांड हम आपको देंगे, सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, प्रॉपर आ जाएंगी, इनको अच्छे से आप रीसेट कर सकते हैं, दिखाई भी अच्छा पड़ेगा। तो मैंने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो, ये भी अभी कह रहा है कनेक्ट नहीं है, मतलब ये लेटेंट वेरिएबल तो है, आउटपुट वेरिएबल, आउटपुट लेटेंट वेरिएबल है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा, और कनेक्ट बटन को जिधर से, अब देखिए आप सोशियो इकोनॉमिक का इंपैक्ट ग्रीन टूरिज्म पे दिखा रहे हो, आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या कह रहा है, आपने स्टडी कहां से की है, आप कैसे चीजों को सोच रहे हैं। देखिए एक टाइम पे आपका एक रिसर्च फिलॉसफी काम करेगी, दूसरे टाइम पे आपको लगता है कि नहीं ये चेंज हो रहा, तो आपको दूसरा मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। इसी मॉडल पे अगर आप चाहते हो कि दोनों चीजें दिखाई पड़े, यानी इनफाइनाइट सर्कल आपको डेवलप हो, नहीं करेगा। इनफाइनाइट सर्कल का मतलब होता है इस लेटेंट वेरिएबल पे इसका इंपैक्ट, एक और लेटेंट ले लें, एक सर्कल कंप्लीट हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। हमको फाइनल आउटपुट वेरिएबल पर ही सबको प्रेशर देना है, उस पे ही क्या होता है इसका इफेक्ट स्टडी करना है। तो जिधर से आप स्टार्ट करेंगे वो टेल आपका होगा, और जहां पर आप इंड करेंगे वो आपका हेड होगा एरो का। यानी ग्रीन टूरिज्म का अगर इंपैक्ट मैं सोशियो इकोनॉमी पर देखना चाहता हूं, तो ग्रीन टूरिज्म के ऊपर मुझे कनेक्ट का बटन क्लिक करना है, ग्रीन टूरिज्म के ऊपर मुझे ले जाना कर्सर, और कंट्रोल बटन दबाना है और ड्रैग करना है। ड्रैग करते ही ये काली रेखा देखो आपको क्लिक दिखाई पड़ रही होगी, और कहां तक ले जाना है, दूसरे लेटेंट वेरिएबल तक ले जाना। और जैसे दूसरे वेरिएबल को टच करेगा, देखिए जब तक नहीं टच करेगा, देखिए ये पतली लाइन है, लेकिन जैसे दूसरे लेटेंट वेरिएबल को टच करेगा, तुरंत ये डार्क शेडेड के रूप में आपका हो जाएगा, डार्क हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी लाइन, और जैसे आपको टच करे छोड़ दीजिएगा, छोड़ते ही ये आपके एरो डेवलप हो जाएंगे, दो लेटेंट वेरिएबल आपके क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब बताऊं कि जो आपका ये जो लेटेंट वेरिएबल मॉडल है, ये क्या करता है, अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल को कनेक्ट कर रहा है, और अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल कोई रिजल्ट नहीं दिखा सकते। तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, प्रेडिक्टर वेरिएबल, ऑब्जर्विंग वेरिएबल के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्विंग वेरिएबल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इसके लिए जो हमारे पास यहां पर वेरिएबल पुट किए गए हैं, जो आपको यहां पर एक्सेल आपने अपलोड किया है, यहां से इन वेरिएबल को आप ड्रैग ड्रॉप करना पड़ेगा। चाहे तो आप एक एक करिए, चाहे तो आप इकट्ठा 4 वेरिएबल, सपोज दैट इस लेटेंट वेरिएबल ग्रीन टूरिज्म के 4 वेरिएबल हैं जो इसको डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उनको आप ड्रैग करिए और ड्रैग करके यहां पर ड्रॉप करिए। तो मान लीजिए मैंने यहां पर 8 वेरिएबल का मॉडल बनाया था, इनको सबको मैंने सेलेक्ट किया। आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, शिफ्ट का बटन दबाओगे, एरो से नीचे आ जाओगे, आप सबको सेलेक्ट कर लोगे और ड्रैग करोगे, कंट्रोल कर्सर को खींचोगे, खींचने के बाद ये देखिए ड्रैग हो रहा है, नीचे चौकोर लगा है, मतलब ड्रैग हो रहा है, और ग्रीन टूरिज्म के लेटेंट वेरिएबल के ऊपर ला करके आप छोड़ दोगे। छोड़ते ही ये देखिए सारे वेरिएबल बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन देखिए ये ओवरलैप हो रही है हमारी लाइन के ऊपर, हम चाहते हैं कि नहीं इसको प्रॉपर आ जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में इसको हम ले सकते हैं। तो इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप एक काम करिए, यहां पर साइड में, आप साइड में देखिएगा, यहां पर आप एक मिनट, ये किसी का प्लीज माइक आई ऑन है, बंद करिएगा, आवाज आ रही है किसी का। सर हाँ बताइएगा। सर ड्रैग कैसे करना है इसे? कंट्रोल करिएगा मैम, पहले तो सिलेक्ट करिएगा वेरिएबल, फिर कंट्रोल बटन दबाइएगा, जी और उसके बाद माउस से ड्रैग करके यहाँ पे ले आइए, माउस से, या आप लैपटॉप के में जो आपके पास टच पैड है वहां से ड्रैग करिएगा। शायद हो गया होगा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा है। चलिए अच्छा देखिए फिर से मैं कर रहा हूँ, एक देखिएगा, मैंने सोशियो इकोनॉमी को क्लिक किया, ठीक है, सोशियो इकोनॉमी क्लिक किया, मैंने क्या किया, क्लिक करने के बाद इसको मैंने
सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, मतलब माउस का जो आपका लेफ्ट होगा, लेफ्ट बटन उसको क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद ड्रैग करिए, तो देखिए रेड कलर बन जा रहा है। रेड कलर का मतलब होता है ये सेलेक्ट होकर के ड्रैग होने के लिए रेडी है। ट्राई करिए एक बार। सेलेक्ट, शायद हो गया होगा। कोई भी आप इस पे सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करने के बाद उसको सेलेक्ट कंडीशन में आप क्या करिएगा, जो आपका लेफ्ट बटन है उसका टच पैड का, उसको पुश करिएगा और जो आपका टच पैड है उससे ड्रैग करते हुए ले आइएगा और ऑटोमेटिक आपका एक एक वेरिएबल यहां पर आता चला जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप देखिए। अब देखिए ये मेरा ओवरलैप हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर जहां पर ग्रीन टूरिज्म लिखा है इसी ब्लू के ऊपर जो लेटेंट वेरिएबल है यहां पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद क्या करूंगा, जो आपका लैपटॉप का टच पैड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, राइट बटन पुश करेंगे और राइट बटन पुश करते ही सेलेक्ट ऑल लिख करके आएगा। देखिएगा यहां पे नीचे लिखा सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल को क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा और यहां पर राइट कॉर्नर राइट साइड में आप जाइएगा लैपटॉप में, देखिएगा अलाइन एडजस्ट है और अलाइन एडजस्ट के नीचे इंडिकेटर्स लिखे हैं। इंडिकेटर्स में अगर आप नीचे वाला इंडिकेटर क्लिक करेंगे तो ये नीचे की ओर चला जाएगा। अगर ये आप ऊपर के इंडिकेटर को सिलेक्ट कर रहे हैं ये साइड का, तो साइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या करेंगे, अलाइन कर देंगे और अलाइन करने के साथ ही साथ आप ये आपका क्या करेंगे, फिर आपका जो सेलेक्ट है उसको, ये जो आपका सेलेक्ट है उसको डिसलेक्ट करिएगा। एक मिनट, हाँ साइड में आप क्या कहते हैं लेफ्ट कॉर्नर में आप क्लिक कर दीजिएगा किसी वेरिएबल पे, आपको डिसलेक्ट हो जाएगा। डिसलेक्ट होने के बाद एक एक वेरिएबल को आप चाहे तो मैनुअल भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अब हमारे पास देखिए एक मैंने आपको बताया था कल की रिफ्लेक्टिव डायरेक्शन चेंज करने का। तो रिफ्लेक्टिव डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपका तरीका यही है कि यहाँ पर किसी एक एरो के ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। किसी एक एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट ऑल का बटन आएगा। सिलेक्ट ऑल के बटन के बाद यहां पर देखिएगा अलाइन या एडजस्टेड है, तो यहां पर जो आपके पास 20 का एरो है, एक इसमें काम नहीं करेगा क्या, हाँ यहां पे यहीं पर सिलेक्ट ऑल करिएगा, आपका क्या कहते हैं राइट कॉर्नर राइट टच पैड का बटन क्लिक करिएगा, इनवर्ट मेजरमेंट मॉडल कर दीजिएगा। इनवर्ट मेजरमेंट मॉडल करने से आपके एरो के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा कि आपका जो इफेक्ट है वो किस हिसाब से आप लगाना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये रिफ्लेक्टिव मॉडल पर काम करता है, क्योंकि जो लगभग 80 या 90% रिसर्च हमारे हुई है वो कैजुअल इफेक्ट पर डिपेंड है, इसलिए वो रिफ्लेक्टिव मॉडल पर ही काम करती हैं। इसलिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर में इन्वर्ट मेजरमेंट के अंतर्गत जो आपका लेटेंट वेरिएबल है उससे एरो का सिंबल जो आपके पास ऑब्जर्व्ड वेरिएबल है उनकी तरफ जाता दिखाई पड़ता है, और ये जो आपके सारे वेरिएबल्स हैं जो येलो कलर में है ये ऑब्जर्व्ड वेरिएबल के नाम से जाने जाते हैं। इनको आप क्या करोगे, क्वेश्चनर के माध्यम से हम क्या करते हैं, फील्ड से डेटा को उठाते हैं या सेकेंडरी डेटा को हम लोग उठाते हैं। कहां से, फील्ड से। तो ये जो येलो कलर का डेटा है यही हमारा क्वेश्चनर है, और ये क्वेश्चनर क्या करता है, लेटेंट वेरिएबल को डिटरमाइन करता है, लेटेंट वेरिएबल का निर्धारित करता है, और लेटेंट वेरिएबल जो आपका इंडिपेंडेंट लेटेंट वेरिएबल है वो क्या करता है, डिपेंडेंट लेटेंट वेरिएबल पर इसके इफेक्ट को दिखाई पड़ता है। और इसके साथ ही साथ हाँ
सेलेक्ट, जैसे सेलेक्ट बटन आप करोगे, सेलेक्ट बटन से कोई भी आपका ऑब्जर्व्ड वेरिएबल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, कहीं पर उठा करके आप सेट कर सकते हो। तो देखिए मैंने अब कोई भी लेटेंट वेरिएबल को आप मूव कर सकते हो, कहीं पर ले जा सकते हो, जहां पर आपको ठीक लगे वहां पर आप इसको पुट कर सकते हो। तो मैंने लेटेंट वेरिएबल को थोड़ा नीचे कर दिया, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूं कि कुछ दो वेरिएबल मेरे पास और हैं, उन वेरिएबल का भी इफेक्ट इस पे स्टडी किया जाए। तो मैंने क्या किया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले जितने वेरिएबल हैं उन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले सारे वेरिएबल को मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप के आधार पर मैंने आउटपुट लेटेंट वेरिएबल में इसको छोड़ दिया, इसके सारे वेरिएबल। अब देखिए ये दो वेरिएबल क्या करते हैं, दो वेरिएबल रेड कलर से लिख के आ गए, यानी आप इसको दोबारा आपने ड्रैग एंड ड्रॉप में ले लिया, तो इनको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपको डिलीट करना पड़ेगा। इनको सेलेक्ट करिए और इनको आपको डिलीट करना पड़ेगा। और देखिए इनका डायरेक्शन नहीं है प्रॉपर, तो इनको हम क्या करते हैं, डायरेक्शन लेंगे, और डायरेक्शन में आप लेटेंट वेरिएबल के ऊपर सेलेक्ट करिए। लेटेंट वेरिएबल को सेलेक्ट करने के बाद इधर आपका राइट साइड कॉर्नर में इंडिकेटर्स आएगा, और इंडिकेटर्स में मैंने इनको आपका राइट साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए आपका जो डिटरमाइनिंग वेरिएबल्स है, आपका जो इंडिपेंडेंट लेटेंट वेरिएबल है, वो अपने ऑब्जर्व्ड वेरिएबल के साथ इंपैक्ट स्टडी के लिए, कैजुअल स्टडी के लिए रेडी है। और वो डायरेक्ट इफेक्ट, इसको मैं क्या कहूंगा, डायरेक्ट इफेक्ट, जब दो लेटेंट वेरिएबल आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और एनदर लेटेंट वेरिएबल नहीं होता है, तो ये कहलाता है डायरेक्ट इफेक्ट। नोट रखिएगा डिफिनीशन कि जब दो लेटेंट वेरिएबल हो, तीसरा लेटेंट वेरिएबल आपके पास ना हो, तो इस इफेक्ट को हम लोग पाथ एनालिसिस के अंतर्गत डायरेक्ट इफेक्ट के संज्ञा देते हैं। यानी इसका ये जो आपका इंडिपेंडेंट लेटेंट वेरिएबल ग्रीन टूरिज्म है, इसको डिटरमाइन करने वाले ग्रीन टूरिज्म 1, ग्रीन टूरिज्म 2, ग्रीन टूरिज्म 3, ये सारे ऑब्जर्विंग वेरिएबल ग्रीन टूरिज्म को निर्धारित करते हैं। और ग्रीन टूरिज्म क्या करता है, इसका इंपैक्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर होता है, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण जो इसके अदर आपके पास ऑब्जर्विंग वेरिएबल है उस पर इंपैक्ट पड़ता है, तो उस सीरीज को ये, उस पाथ को ये कंप्लीट करता है। बट मैंने कहा कि इंडोनेशिया में जो मैंने रिसर्च में पाया कि वहां पर एज प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल, एज प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल, वेयर एज जेंडर इज नॉट प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल, ये स्टडी में मैंने पढ़ा। तो मैंने कहा कि चलो मैं एक लेटेंट वेरिएबल जेंडर लेता हूं, दूसरा मैं एज लेता हूं, और इसकी इंपैक्ट स्टडी करता हूं। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया कि एज वेरिएबल को मैंने सेलेक्ट किया, लेटेंट वेरिएबल मैंने क्लिक किया, लेटेंट वेरिएबल को यहां पे मैंने किया, और यहां पर मैंने उसका लिखा एज। ठीक है, एज लिखा, मैंने इंटर बटन दबाया। अब देखिए ये आपका ब्राउन है, मतलब किसी से इंटरकनेक्ट नहीं है, ये लेटेंट वेरिएबल मेरा वर्क नहीं करेगा। ये सॉफ्टवेयर बता रहा है कि प्लीज इसको अपने मॉडल से कनेक्ट करिए। तो मैंने कहा, क्या किया कि कनेक्ट का मैंने बटन क्लिक किया। आफ्टर क्लिकिंग द कनेक्ट बटन, मैंने ग्रीन टूरिज्म को एज से कनेक्ट कर दिया, और जैसे एज वाले सर्कल को, लेटेंट वेरिएबल को टच करता है मेरा एरो, क्या करता है, देखिए ये एज को टच किया, टच करते ही ये क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है। बट ये लेटेंट वेरिएबल अभी इफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए तैयार नहीं है, कह रहा है कि मुझे अभी प्रॉपर पाथ नहीं मिला है। ये अभी भी देखिए इसका कलर ब्लू नहीं हुआ है, मतलब मैंने एक लेटेंट वेरिएबल से कनेक्ट कर दिया है, बट ये कह रहा है कि मुझे प्रॉपर पाथ नहीं मिला है, मुझे दूसरे जिस पे इंपैक्ट स्टडी आप करना चाहते हो उस लेटेंट वेरिएबल के साथ कनेक्ट करिए। फिर मैंने कनेक्ट का बटन क्लिक किया, और यहां से एज से स्टार्ट करके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में छोड़ दिया। अब छोड़ते ही मेरे पास क्या हो जाता है कि जो एज है ये मेरे पास प्रॉपर कनेक्ट हो गया, लेकिन एज को डिटरमाइन करने वाला मेरा अभी वेरिएबल, जो ऑब्जर्विंग वेरिएबल, इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो मैं यहां पर जाता हूं जहां पर मेरी एक्सेल सीट फाइल अपलोड है, वहां पर मैंने क्या किया, एज को क्लिक किया, और ड्रैग एंड ड्रॉप से एज लेटेंट वेरिएबल के ऊपर मैंने छोड़ दिया। तो जैसे ही मैं छोड़ा, ये देखिए लेटेंट वेरिएबल का कलर आपका ब्लू हो जाता है, और ये ब्लू ये बताता है कि ये एक प्रकार का मीडिएटर वेरिएबल्स है, मीडिएटर लेटेंट वेरिएबल्स है, जो इंटरकनेक्ट यानी डायरेक्ट इफेक्ट के साथ ही साथ ये मीडिएटर वेरिएबल के रूप में हमारा काम करेगा। और अब हमें, अगर मैं पाथ ग्रीन टूरिज्म, एज और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, इस पाथ को सिलेक्ट करता हूं, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इफेक्ट पाथ। क्या कहलाएगा,
इनडायरेक्ट इफेक्ट पाथ को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इनडायरेक्ट इफेक्ट पाथ जो होगा वो बताएगा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या एज सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है या एज सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मैं क्या करता, इन एरो को, ये दोनों एरो को हटा करके यहीं पर एक एरो यहां पे खींच देता नीचे, तो ये आपका मॉडरेट वेरिएबल के रूप में कैलकुलेट होने लगता। यानी ग्रीन टूरिज्म और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, देखो ये मैंने एरो को ला के देखा, देखो एरो को ला करके मैंने ये वाली ग्रीन टूरिज्म और सोशियो इकोनॉमी वाली एरो में ला के टच कर दिया, तो आपको एक डॉटेड एरो दिखाई पड़ रही होगी। सब लोग गौर से देखिएगा, यू कैन सी इन द डैशबोर्ड अ डॉटेड एरो। डॉटेड एरो मतलब होता है कि एज अ मीडिएटर वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है और मॉडरेटर वेरिएबल के रूप में भी ये आप इसकी स्टडी कर सकते हो, यानी दो रोल में आप इसकी स्टडी कर सकते हो। तो हरदम जो मॉडरेटर लेटेंट वेरिएबल होगा वो डॉटेड लाइन के रूप में जो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कभी भी मॉडरेटर वेरिएबल को आप देखना चाहते हो, अब आपके प्रश्न आएगा सर मॉडरेटर वेरिएबल और मीडिएटर वेरिएबल को थोड़ा सा और डिफाइन करिए। अभी मैंने उसके लिए पीपीटी बना के रखी है और मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपके साथ काम करूंगा। तो देखिए, एक यही जो एज है यो मीडिएटर वेरिएबल के रूप में भी देखिए है। अगर आपके इनडायरेक्ट पाथ को कंप्लीट कर रहा है तो वो मीडिएटर वेरिएबल है, लेकिन आपके डायरेक्ट पाथ में वो हेल्पफुल है कहीं पर। ठीक है, देखिए डॉटेड लाइन से, तो एज क्या करता है, यहां पर मॉडरेटर इफेक्ट का काम कर रहा है। तो दो वेरिएबल एक साथ, एक वेरिएबल का हम दो इफेक्ट एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम जब मतलब स्पेशली इसी पे क्लास रखेंगे, मीडिएटर वेरिएबल का इंपैक्ट और मॉडरेटर वेरिएबल का इंपैक्ट। अभी अब इसको डिलीट कर देते हैं। किसको डिलीट कर देते हैं, ये हम इसको, सॉरी, अभी हम केवल ये मॉडरेटर इफेक्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं। एक मिनट, सॉरी, सेलेक्ट होने थोड़ा सा टाइम लग रहा, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, एज को यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप में लाया और मिनट, डिलीट होने में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको। अच्छा ऊपर, सॉरी, चलो। अब मेरे दिमाग में एक और चीज बात चली कि क्या जेंडर को अगर मैं एज ए मीडिएटर वेरिएबल जोड़ूं तो क्या मेरे मॉडल पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा जेंडर को जोड़ने के साथ। तो अब देखो, जेंडर को मैंने एक लेटेंट वेरिएबल के रूप में और जोड़ा। मैंने लेटेंट वेरिएबल क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने जेंडर का एक टैब बनाया, दैट इज कॉल्ड जेंडर। मैंने जेंडर का और ये एक लेटेंट वेरिएबल मैंने और जोड़ दिया। जब लेटेंट वेरिएबल और जोड़ दिया और जेंडर का मैंने वेरिएबल सेलेक्ट किया, जेंडर के ऊपर मैंने छोड़ा, उसके बाद अब हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं अपने क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट लेटेंट वेरिएबल से, और मैंने इसको क्या किया, आउटपुट लेटेंट वेरिएबल से, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट के बाद सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इनके प्लेस को प्रॉपरली आप सेट कर सकते हो। इनके प्लेस को आपको ठीक थोड़ा सा देखने में भी ठीक ठीक लगे तो इनको ड्रैग एंड मतलब आप सेलेक्ट करके कर्सर के साथ इनको मूव कर सकते हो, कहीं पर आप घुमा सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये एक मेरा मॉडल तैयार हो गया कि आपका ग्रीन टूरिज्म आपका इंडिपेंडेंट लेटेंट वेरिएबल है और उसके साथ सोशियो इकोनॉमिक के डायरेक्ट इफेक्ट है। अगर इसके साथ मैं दो मीडिएटर काम करता हूं, दो मीडिएटर वेरिएबल के रूप में लेकर चलता हूं, तो क्या कोई इंटरचेंज होगा। अगर मैं जेंडर को एज ए मीडिएटर वेरिएबल, एज को मैं मॉडरेटर वेरिएबल प्लस मीडिएटर वेरिएबल के रूप में देखूं, तो क्या इंपैक्ट मुझे कुछ दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए ये एक मैंने मॉडल बना लिया है। और इस मॉडल को अब देखिए, यहां पर देखिए नीचे जेंडर के नीचे जो वेरिएबल है वो दब रहा है, तो यहां पर जूम लिखा है सबसे नीचे कॉर्नर में, देखिएगा लैपटॉप के कॉर्नर में जूम लिखा 100%, उसको क्लिक कीजिएगा। जूम को क्लिक करने के बाद एक मिनट, ये देखिए जूम का बटन है नीचे।
जूम साइज इंक्रीज कर सकते हैं, जूम साइज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको मॉडल प्रॉपर दिखाई पड़े, तभी रन करने में हमको चीज़ें आसान रहेंगी। अब देखिए मुझे मॉडल प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है येलो। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ों को बहुत केयरफुली देखिएगा। जितने आपके येलो हैं यहाँ पर, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म पे आपको दिखाई पड़ते हैं, ये आपके क्वेश्चनार के वेरिएबल हैं और ये ऑब्जर्व्ड वेरिएबल कहते हैं। क्या कहलाएंगे? ऑब्जर्व वेरिएबल, जो डिटरमाइन करते हैं लेटेंट वेरिएबल को। और लेटेंट वेरिएबल कई प्रकार के होते हैं। एक होता है ये ग्रीन टूरिज्म, कौन सा लेटेंट वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट लेटेंट वेरिएबल है। आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कौन सा लेटेंट वेरिएबल है? आउटपुट लेटेंट वेरिएबल है। आपका एज कौन सा लेटेंट वेरिएबल है? ये आपका मॉडरेटर लेटेंट वेरिएबल है एंड मीडिएटर लेटेंट वेरिएबल है। दोनों रोल अदा कर रहा है। और आपका जेंडर कौन सा लेटेंट वेरिएबल है? जेंडर आपका मीडिएटर लेटेंट वेरिएबल है। तो देखिए 4 लेटेंट वेरिएबल हैं। तो लेटेंट वेरिएबल जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है, लेकिन सबका नाम इफेक्ट के आधार पर अलग अलग पाया जाता है। पाथ एनालिसिस कहती है कि 2 लेटेंट वेरिएबल कहते हैं इंडिपेंडेंट लेटेंट वेरिएबल और आउटपुट लेटेंट वेरिएबल अगर एक साथ कनेक्ट है तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इफेक्ट, यानी उसका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ रहा है। दूसरा आपका, अगर हम एज पाथ या जेंडर पाथ से जा रहे हैं लेकिन सोशियो इकोनॉमी पे जा रहे हैं तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट इफेक्ट। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई डिसीजन होता है तो हमारे स्टेट में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या होती है, टनल बन जाती है, हमारे उत्तराखंड में टनल बन जाती है, तो उससे हायर एजुकेशन में क्या इंप्रूवमेंट पड़ेगा? आप कहोगे पड़ेगा, भले डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट इफेक्ट तो पड़ेगा हमारे हायर एजुकेशन को, ठीक है। तो जितना हो सकता है, देखिए जब 2 लेटेंट वेरिएबल के बीच में तीसरा लेटेंट वेरिएबल आ जाता और उस पाथ को कंप्लीट करता है, तो वहां पर हम जो स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेटेंट वेरिएबल इफेक्ट देखा जाता है, यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट है। और हमारे इसमें जो आपका स्मार्ट पीएलएस की भाषा है, टोटल इफेक्ट इक्वल टू, आपसे पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए उत्तराखंड में हम टूरिज्म पॉलिसी लाते हैं और टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत कुछ नई चीजें लाते हैं तो व्हाट विल बी इफेक्ट, तो वहां पर सरकार ये पूछना चाहती है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट इफेक्ट कितना होगा और इनडायरेक्ट कितना इफेक्ट होगा, वो दोनों आपसे पूछ रही है। तो एक अच्छा रिसर्चर क्या करता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट को अगर कैलकुलेट करके दे देता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, वो रिसर्च बहुत हद तक कंप्लीट मानी जाती है। अभी तक जो हमने रिसर्च की है वो रिसर्च क्या होती थी, डायरेक्ट इफेक्ट पर अधिकतर होती थी। कि हम क्या करते हैं, कोई भी आप देखिएगा रिसर्च प्रोजेक्ट, तो मैंने अधिकतर स्टडी किया 80% प्रोजेक्ट जो होते थे वो डायरेक्ट इफेक्ट पर होते थे, लेकिन लेटेंट वेरिएबल मॉडल जो आपका है ये इनडायरेक्ट इफेक्ट को भी कैलकुलेट कर लेता है, यानी ओवरऑल होल इफेक्ट इन द इकोनॉमी कैलकुलेट करने के लिए स्मार्ट पीएलएस बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये मेरा मॉडल बन गया, मेरा इमेजिनरी मॉडल बन गया और इस मॉडल को अब मैं रन करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन पे चाहिए। देखिए ये आपका जैसे सेटिंग का बटन होता है मोबाइल में, आपने देखा होगा, तो ये ग्रीन कलर का है, ये आपका कैलकुलेशन बटन है, कमांड बटन है। कैलकुलेशन बटन में जाते हैं, देखिए अब मैं बताऊं कि ये प्रोग्राम केवल 1 हफ्ते का है। जितने ये कैलकुलेशन बटन है ये सारे टूल्स हैं, हमारे एनालिटिकल टूल्स हैं। इतने मतलब इसके लिए अलग से टाइम चाहिए होगा, बहुत ढेर सारा टाइम चाहिए। ढेर सारा का मतलब होता है 6-6 महीने तक प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है। हमने आपके साथ कुछ बेसिक्स प्रोग्राम ही रखे हैं, जैसे हम रिग्रेशन करेंगे, आपका CBSEM करेंगे, आपके साथ कहते हैं PLS SEM आज हम पढ़ा रहे हैं आपके साथ। तो आज PLS SEM एल्गोरिथम पे हम काम करेंगे, तो इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये आपका जो पाथ है ये एनालिसिस के लिए तैयार है, ठीक है। फ्लो डायग्राम एनालिसिस के लिए तैयार है। तो अब हम क्या करते हैं, पाथ एनालिसिस। देखिए स्मार्ट पीएलएस जो बनाया गया, जो
पीएलएस एसईएम बनाया गया, पार्शियल लीस्ट स्क्वायर कहते हैं स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग बनाई गई, वो स्पेशली पाथ एनालिसिस के लिए बनाया गया। पाथ का मतलब होता है कि हमारे वेरिएबल का रास्ता क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कायदे से ये है। लेकिन अगर आप चाहते हो फैक्टर एनालिसिस करना चाहते हो तो फैक्टर एनालिसिस के माध्यम से भी हम पाथ एनालिसिस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलेगा, पाथ मिलेगा और पीसीए मिलेगा। ठीक है, तो पाथ, पीसीए, फैक्टर चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, चाहो तो मत चेंज करिएगा और स्टार्ट कैलकुलेशन पे आ जाइए। स्टार्ट कैलकुलेशन में इसने कैलकुलेशन को कंप्लीट कर दिया और कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के बाद देखिए कि सारे वेरिएबल के बीच में बीटा कोएफिशिएंट का मान निकाल करके उसने पुट कर दिया है। अब आप ये मत पूछेगा कि सर बीटा कोएफिशिएंट का मान क्या होता है। ठीक है, बीटा कोएफिशिएंट का मान आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन के पास जैसे a प्लस बी का बी 2b है, तो वो जो बीटा होता है वो क्या करता है, बीटा का मान जितना स्ट्रांग होगा, मतलब एक के जितना नजदीक होगा या एक से ऊपर भी होगा, उतना हम कहेंगे कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर इंपैक्ट पॉजिटिवली या इफेक्टिवली या स्ट्रांगली पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर बीटा कोएफिशिएंट का मान कम है तो हम क्या कहेंगे कि एक लेटेंट वेरिएबल का दूसरे लेटेंट वेरिएबल पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यानी आपका जो बीटा कोएफिशिएंट है, यानी यहां पर आप देख सकते हो बीटा कोएफिशिएंट कि डायरेक्ट इफेक्ट के अंतर्गत, मैं इसको थोड़ा जूम करूं, शायद आपको कम दिख रहा होगा, मे बी, देखो मैं जूम कर लेता हूं। देख सकते हो, आप देख सकते हो कि ग्रीन टूरिज्म का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर क्या है, डायरेक्ट इंपैक्ट 0.908 है। यानी अगर हम एक यूनिट चेंज करते हैं तो 0.90 यूनिट पर इफेक्ट किस पे पड़ रहा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पर पड़ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट है। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट पाथ का यूज करता हूं, एज ग्रुप के साथ काम करता हूं, तो देखिए इसमें निगेटिव सिंबल है और निगेटिव -0.867 है। इसका मतलब होता है कि जब मैंने एज को क्लस्टर बनाया था, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं इसकी बैकग्राउंड कहानी बनाऊं कि मैंने एज ग्रुप देखा था तो 3 क्लस्टर बनाए थे। एक मैंने बनाया था मतलब कि 30 साल तक का, दूसरा था मैंने 60 साल तक का और तीसरा था 60 साल से ऊपर। तो देखिए तीसरा क्या था, 60 साल से ऊपर, तो ये निगेटिव ये बता रहा है कि जो छोटी एज ग्रुप वाले हैं यानी पहली क्लस्टर वाले हैं वो ग्रीन टूरिज्म को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये निगेटिव सिंबल हमें बता रहा है कि जो छोटी एज ग्रुप वाले हैं, क्योंकि एक मैंने उसको दिया था, क्या हुआ था, न्यूमेरिक वैल्यू दी थी 1, 2 एंड 3, 3 एज ग्रुप में बांटा था, तो ये निगेटिव ये बताता है कि जो न्यू एज ग्रुप है वो ग्रीन टूरिज्म को ज्यादा स्वीकार कर रही है। अब देखिए यहां से क्या पॉलिसी मेकर को मिला कि अगर आपके स्टेट में, जैसे उत्तराखंड स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट में यूथ बहुत है, तो यूथ ग्रीन टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को स्वीकार करेगा। लेकिन 3 जो दिखाई पड़ रहा है कि हमारे पास 60 साल से अधिक एज वाले वो कभी भी ग्रीन टूरिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली। ऐसा नहीं कि 100% नहीं स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं बट उतना नहीं। तो ये मेरा कोएफिशिएंट स्ट्रांगली ये चीजों को डिफाइन कर रहा है, स्ट्रांगली ये बता रहा है कि अगर न्यू एज ग्रुप के साथ हम आपका काम करेंगे तो ये इंपैक्ट काफी पॉजिटिवली पड़ रहा है। और देखिए इसका इंपैक्ट भी हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में अच्छा पड़ रहा है। ठीक है, और अगर मैं पाथ कौन सा अपना लेता हूं, ग्रीन टूरिज्म टू एज और एज अ मॉडरेटर वेरिएबल, तो एज मॉडरेटर वेरिएबल के रूप में 0.226 रोल है। यानी एज मॉडरेटर वेरिएबल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। अगर यहीं पर एज में 0.226 की जगह अगर 0.68 होता यानी 0.7 के आसपास होता तो मैं कह देता कि एज एज अ मॉडरेटर वेरिएबल भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा है। बट यहां पे एज अ मॉडरेटर के रूप में ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल अदा नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका मॉडरेटर इफेक्ट मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा, इसका मीडिएटर इफेक्ट कैलकुलेट करना पसंद करूंगा, क्योंकि मीडिएटर इफेक्ट के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, नाउ देन देखते हैं आगे कि अगर मैं जेंडर को लेकर के चलता हूं तो देखिए ग्रीन टूरिज्म का जेंडर के ऊपर जो बीटा कोएफिशिएंट का मान है बहुत कम है।
यानी दैट इज नॉट प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल, यानी जेंडर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है। जैसे इंडोनेशिया में था कि पुरुष क्या करते हैं, सेलेक्ट कर रहे थे ग्रीन टूरिज्म और महिलाएं सेलेक्ट नहीं कर रही थी। उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, मेन और वुमेन दोनों का परसेप्शंस लगभग समान है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है तो वो जेंडर बायसनेस के कारण है कि ठीक है वुमेन रात में नहीं निकल सकती, पुरुष निकल सकते, तो उस लहजे से हो सकता है कि कुछ पुरुष ज्यादा आ गए हों दो चार, लेकिन नहीं, दोनों का परसेप्शन लगभग समान है। तो ये जो आपका मीडिएटर वेरिएबल्स है दैट इज नॉट प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल टू डिटरमाइन द ग्रीन टूरिज्म, प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल टू डिटरमाइन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सोसाइटी या ऑफ द फैमिलीज। ठीक है, तो ये आपको लेटेंट वेरिएबल कैसे स्टडी करना है, आपने पाथ देखा, और उस पाथ में अब आप देखते हैं कि ऑब्जर्व्ड वेरिएबल पर क्या होता है, इसको कहते हैं आउटलायर्स, कहते हैं हम लोग, आउटलायर्स मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। यानी ग्रीन टूरिज्म को डिटरमाइन करने वाले या कैजुअल इफेक्ट में एक एक वेरिएबल का क्या रोल है, इसको हम आउटलायर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, आउटलायर इफेक्ट या मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कोई वेरिएबल, देखिए इसमें सबकी वैल्यू 0.7 से लगभग ऊपर है, अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू 0.7 से कम होती है तो यानी ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है टू डिटरमाइन द ग्रीन टूरिज्म को निर्धारित करने में बहुत अच्छा रोल इसका नहीं है। ठीक है, ये इसका इंपैक्ट पड़ा। तो इस तरह करके अगर आपने मॉडल बनाया और यहां पर आपने चेक किया कि किसी की वैल्यू 0.4 है, तो आप समझ जाइएगा मेरे क्वेश्चनर में जो वेरिएबल है दैट इज नॉट प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल, और उसकी रिलायबिलिटी भी बहुत कम होगी और उसको तुरंत मॉडल से आपको हटाना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर आउटलायर्स देखिए, वेटेज आउटलायर्स देखिए कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर सोसाइटी में 87, देखिए ये एक हाई क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में 0.87 बीटा कोएफिशिएंट का मान है, तो क्या उसके एक एक कंपोनेंट में इंपैक्ट पड़ रहा है? यस, कंपोनेंट में एक एक इंपैक्ट पड़ रहा है, और इन कंपोनेंट को मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने क्वेश्चनर में इनको कोडिंग में क्या दे रखा है। तो यानी सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा 0.75 पे पड़ रहा है। तो सोशियो इकोनॉमिक 0.4 पे देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा ग्रीन टूरिज्म के कारण जो आपका वेरिएबल बेनिफिटेड हो रहा है वो आपका सोशियो इकोनॉमिक 0.4 है। और जब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा अपने प्रोजेक्ट को तो इसको सबसे कहूंगा, मतलब बताऊंगा, सरकार को बताऊंगा, अपनी रिपोर्ट्स में बताऊंगा कि ग्रीन टूरिज्म का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है इस वेरिएबल में पड़ रहा, उस वेरिएबल का पूरा डिस्क्रिप्शन से लिखूंगा। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल को आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये मेरा पीएलएस मॉडल है। लेकिन आपने कहा कि चलिए, इसमें से एक कहा कि सर इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचा जाए। मैंने कहा क्या सोचा जाए? सर एक काम करते हैं, सर बोलिएगा। 60। हाँ सर, आपने अभी एक लिमिट बताई है आउटलायर्स के लिए, वो क्या लिमिट थी? 0 पॉइंट, मैं वही मान के चलिए कि 0.7 से ऊपर रखिएगा, लेकिन हम लोग अच्छा मानते हैं 0.8 में, स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट मानते हैं। मैं उसकी एक लिस्ट भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं कि आपको साइंस के जितने होंगे हमारे लोग, साइंस में चीज़ें जो ये आपके पास बीटा कोएफिशिएंट का मान जो स्ट्रांगली सिग्निफिकेंट होता है वहाँ पर 9 चला जाता है। ठीक है, लेकिन सोशल साइंस में मैं बताऊं कि अधिकतर मैंने इतनी रिसर्च किया 5 से लेकर के 8 या 9 के बीच में ही मुझे मिली है आज तक, अगर मैंने डेटा मैनिपुलेट नहीं किया है तो। मैं बताऊं आजकल कल्चर चल रहा है घर में डेटा मैनिपुलेशन का, घर में डेटा बनाए जाते हैं और उस डेटा को सिग्निफिकेंट दिखाने के लिए एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, डेटा मसाजिंग। जैसे मसाज नहीं करते हैं, उस डेटा में सेटिंग करते हैं, इसका मान बढ़ाओ, इसका मान घटाओ, तो क्या हो जाएगा, हमारा सिग्निफिकेंस लेवल बढ़ जाएगा, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। यही सबसे ज़्यादा आज हमारे जो ये रिसर्च है, रिसर्च वीकनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि फील्ड का एक्चुअल डेटा नहीं आता है। और स्मार्ट पीएलएस आपको तुरंत बता देगा कि द डेटा इज मैनिपुलेटेड और द डेटा इज डेटा जो है मसाज डेटा आप करने लगाया है, क्योंकि देखिएगा वो सिग्निफिकेंट आएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं वो वीकनेस दिखा देगा। ठीक है, मैं तो इसलिए आपका डेटा जितना रियल होगा, रियल का मतलब होता है पहली चीज तो क्वेश्चनर जब आप फ्रेम करोगे बहुत प्रॉपरली हो। मैं बताऊं मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि हम 2-3 क्वेश्चन सिमिलर बना देते हैं
और सिमिलर बना देते हैं और हमको लगता है हमारे क्वेश्चनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हमारा पार्टिसिपेंट्स होता है, जो हमारा रिस्पोंडेंट्स होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होने से वो डेटा हमारा क्या हो जाता है, उल्टा सीधा हो जाता है। तो डेटा क्या जो आपका क्वेश्चनर होगा वो क्लस्टर वाइज बहुत ओके हो, ये नहीं कि हम चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हूँ, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहे हूँ। अगर डेटा बार बार रिपीट, जैसे मैं बताऊँ कि क्वेश्चनर है आपका, आपके कितने बच्चे हैं, उसने पार्टिसिपेंट्स ने रिस्पोंडेंट ने आंसर दिया 2 बेटा है 1 बेटी है। अगला क्वेश्चन है आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है, आपने जेंडर वाइज एक बार पूछा तो आपको ऑटो कैलकुलेट कर लेना चाहिए था ना, इरिटेट आपको नहीं करना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेशंस होते हैं और जिससे हमारे पास क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम आती। एक मेथड है सोशल साइंस में बड़ी प्रसिद्ध है, दैट इज कॉल्ड डॉल्फी मेथड। आप नोट करिएगा कभी, डॉल्फी मेथड के अंतर्गत डेटा की एक्यूरेसी चेक करने के लिए या डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एक बार सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद डेटा हमारे पास आ जाता है, फिर हम उस डेटा को वैलिडेट करने के लिए फील्ड में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉल्फी मेथड। तो डॉल्फी मेथड के अंतर्गत मुझे जो डेटा मिला वो सबसे एक्यूरेट डेटा मिला था, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट में पैसे अच्छे हों, आप दोबारा फील्ड में लोगों को भेज सकें, तो डॉल्फी मेथड का मतलब मेथड अपनाना चाहिए, तभी हमारा पास डेटा वैलिडेट बहुत अच्छा होगा और हमारे जो रिजल्ट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास मॉडल है। अब अचानक आपने कहा कि नहीं सर ये मॉडल थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या करें, एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे चंद्र प्रकाश जी मित्र, उन्होंने कहा सर एक काम करते हैं, एक ही जगह पर दोनों लेटेंट वेरिएबल लाते हैं और उन दोनों लेटेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट स्टडी करते हैं। तो देखिए इसी में मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, अब मुझे नया मॉडल नहीं बनाना है। मैंने जेंडर को उठाया, यहाँ पर उठा ले गया, ये लो जेंडर को उठाया यहाँ ले गया। अब देखो जेंडर को उठाया और इन चंद्र प्रकाश जी ने यह कहा था कि हमारा जो पाथ होगा वो ग्रीन टूरिज्म टू जेंडर, जेंडर टू एज, एज टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हो। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये लो एक नया मॉडल मैंने बना दिया और इसको मैं थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, सबको दिखाई पड़े। ये देखो सब आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये देखो सभी को दिख रहा होगा। अब देखिए ये मैंने मॉडल को रीस्ट्रक्चर कर दिया, दैट इज कॉल्ड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द मॉडल, ठीक है। हम चाहे 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, साथ में काम कर रहे हैं। आपने कहा कि नहीं सर एक काम करते हैं, ये जो हम पाथ है थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर हम इस पाथ में एक कनेक्शन और ले लें, वो कनेक्शन क्या है कि हम एज वाले रूट से जाएं, एज वाले रूट से जाएं तो क्या होगा, इस रूट को, एज रूट को हम करें तो कैसे होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एरो से हमको क्या करना पड़ेगा, जेंडर को एज से कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर हमको मॉडल को क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर देखिएगा नया मॉडल हमको बन करके आ जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि इस मॉडल को ऐसे एक बार चेक कर लो। तो इस तरह करके हम सारे लेटेंट वेरिएबल को लिखते हैं इसमें और रात भर बैठ करके इसका इम्पैक्ट इस पे, इसका इम्पैक्ट इसको, कभी इसको मीडिएटर वेरिएबल, कभी 2 मीडिएटर वेरिएबल, कभी 1 मॉडरेटर वेरिएबल, 3 मीडिएटर वेरिएबल, इस तरह करके पूरी रात मॉडल बनाते हैं। और रात मॉडल बनने के बाद फिर दिमाग नहीं काम करता कि अरे ये इफेक्टिवनेस तो इंप्रूव हो ही नहीं रही है। फिर जा करके कभी 35 बार 40 बार चेंज होने के बाद तब जा करके लेटेंट वेरिएबल का एक ऑर्डर ऐसा पाथ मिलता है जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में। तब हम कहते हैं दिस इज द एक्यूरेट मॉडल। आप ये सोच लो कि आप में से जितने पार्टिसिपेंट हो एक बार में, ठीक है, एट वन टाइम में आप एक्यूरेट मॉडल बना लोगे, इम्पॉसिबल है, आप नहीं बना पाओगे। कहीं ना कहीं उससे बहुत इफेक्टिवनेस वाला मॉडल उसी के अंदर छुपा है। तो आपको इनको चीज़ों को घुमाना, जैसे क्रिकेट टीम, आपने क्रिकेट कुछ बहुत से लोग देखते होंगे, फील्ड में देखिए कप्तान क्या करता रहता है, मैं बड़ा अच्छा लगता है जब वो पूरे फील्ड का दृश्य दिखाई पड़ता है, फिर उसमें डॉटेड डॉटेड करके फील्डर दिखाई पड़ते हैं, कुछ फील्डर आगे जाते हैं, कुछ लोग फील्डर पीछे जाते होंगे, आप लोग देखते होंगे। तो वो मुझे स्मार्ट पीएलएस जैसे दिखाई पड़ता है कि मॉडल सेटिंग की जा रही है कि टीम की इफेक्टिवनेस बढ़ाई जाए। तो सेम वही प्रक्रिया को आपको अपनाना है कि लेटेंट वेरिएबल के ऑर्डर्स को आपको बहुत सिलेक्ट करना पड़ेगा, 10 बार में, 20 बार में, 25 बार में, 50 बार में।
और जहां पर ये सोशियो इकोनॉमिक का इफेक्टिवनेस सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा आपको, देखिएगा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का, यानी जो आउटपुट आपका लेटेंट वेरिएबल है उसका मान सबसे ज़्यादा मिल जाएगा, तो आप समझ जाइएगा दिस इज माई ऑप्टिमम मॉडल। ये मेरा ऑप्टिमम मॉडल है, क्योंकि मैंने डेटा कलेक्शन बहुत केयरफुली कर रखा है। तो डेटा कलेक्शन जब केयरफुली कर रखा हूं तो उस ऑप्टिमम मॉडल की ही हमको रिक्वायरमेंट है आपसे, उसी ऑप्टिमम सॉरी उसी ऑप्टिमम मॉडल को हम जानना चाहते हैं। तो देखिए ये मेरे पास है, तो एक काम करता हूं, मैं बैक में जाता हूं, क्योंकि इसमें एनालिसिस हो चुकी है। एनालिसिस में आप ड्रैग तो कर सकते हो, बट आप एरो सिंबल नहीं इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं एडिट में जाता हूं, और एडिट में जाने के बाद जैसे आपने सजेशंस दिए थे उन सजेशंस के अनुसार, ठीक है, ये देखिए मॉडल बनाने में एक दिन का काम नहीं होता है। हम लोग चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अपने तरीके से लोग चीज़ों को बताते हैं, और उसके बाद हमारे ये मॉडल डेवलप होते हैं। तो मैंने क्या किया कि मान लीजिए मेरे फ्रेंड ने इसको बताया कि इस ऑर्डर में एक बार इन मॉडल को रखिए, फिर इफेक्टिवनेस को चेक कीजिए, तो मैंने इस ऑर्डर में रखा, मैंने कनेक्ट करने के लिए वे उठाया और इसको कनेक्ट कर दिया। ये देखिए जेंडर को एज से कनेक्ट करते ही अब क्या करूँगा मैं, देखिए ये मेरा कनेक्शन हो गया, सॉरी ये कनेक्ट को हटाना है, सिलेक्ट को उठाना है। तो सिलेक्ट को हटाते ही ये थोड़ा सा आप मूव कर सकते हैं उनको, तो मूव कर लोगे आसानी से, और मूव करने के बाद अब आप एक काम करते हैं, फिर से इस पर रन करा दो, क्या इस PLS SEM एल्गोरिथम आप इसमें रन करा दो। रन कराने के बाद स्टार्ट कैलकुलेशन कर दो। स्टार्ट कैलकुलेशन करने के बाद देखिए इम्पैक्ट कुछ चेंज हुआ, आप बता सकते हो, बेहतर बता सकते हो, कुछ चेंज हुआ इम्पैक्ट 0.87, मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी अभी भी इसमें गुंजाइश कहीं बनी हुई है। अगर मैं इस बात को अपनाता हूं, ग्रीन टूरिज्म टू जेंडर, तो और जेंडर टू ये आपका, और इससे ये, लेकिन यहां पर देखिए जेंडर बहुत 0-0 है, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, और आउटपुट मॉडल में केवल 1 पॉइंट का अंतर आया है, इसलिए ये मॉडल हमने एक्सेप्ट किया, बट ये भी अच्छे तरह के सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, यानी इस मॉडल को हमको कुछ और तरीके से सोचना होगा। आप चाहो तो यहीं से मॉडल बना सकते हो कि जो हम पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट इफेक्ट, ग्रीन टूरिज्म टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, और दूसरा मेरा पाथ बेस्ट पाथ है जो इनडायरेक्ट वे को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन टूरिज्म टू एज टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। ये आपका हो सकता है, ठीक है। तीसरा आप ये कर सकते हो कि जैसे ये आप एरो ऊपर ले गए हो, ऊपर से नीचे एरो ला सकते हो आप। ये भी एक समर है सोचने का नया तरीका कि हम एज वाया जेंडर इंपैक्ट को स्टडी करना चाहते हैं। तो ये भी आपका जो स्मार्ट PLS है वो सोचने की एबिलिटी को इंप्रूव कर देता है, ठीक है। अब आप देखिए ये मेरा मॉडल बन गया, इस मॉडल को मान लीजिए मैंने बना लिया, मुझे सेटिस्फाई है कि ठीक है 8.87 सफिशियंट रिजल्ट है, और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और इस रिजल्ट के ऊपर आप देखिए कर्सर रखिए तो आर्क स्क्वायर का मान दिखाई पड़ता है, नीचे आर स्क्वायर एडजस्टेड का मान दिखाई पड़ता है आपको कंपोजिट रिलायबिलिटी का मान दिखाई पड़ता है। जो कंपोजिट रिलायबिलिटी की मैंने बात किया कि ये डेटा रिलायबल है कि नहीं, देखिए पॉइंट आपका दिखाई पड़ता है। AVE बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम अभी करेंगे। क्रोनबेक अल्फा का मान दिखाई पड़ता है, यानी जो बेसिक स्टैटिक्स है वो दिखाई पड़ती है, जिससे आप देख सकते हो कि मेरा मॉडल फिट है, काम कर सकता है, बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है, और ये पब्लिकेशन के लिए, ये हमारे रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के लिए रेडी है। आप इस मॉडल को कॉपी करिए। कॉपी कैसे क्या करना है, इसको देखिए, कॉपी करने के बाद यहीं पे एक मिनट, सेलेक्ट ऑल करना होगा, और आपका एक्सपोर्ट एज इमेज करना होगा। सेलेक्ट ऑल, पहले सेलेक्ट ऑल, आप लेफ्ट राइट कॉर्नर को दबाइए, राइट माउस पैड को दबाइएगा, उसके बाद सेलेक्ट ऑल करिएगा, या ऐसे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट एज ए इमेज कर लीजिएगा, तो ये पूरा लॉक होकर के आपको इमेज के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब देखिए ऊपर क्या है, ऊपर देखिए लिखा आउटर मॉडल, कॉन्स्ट्रक्ट्स इनर मॉडल, हाईलाइट पाथ, ठीक है। हाईलाइट पाथ को आप देखिए ऑफ है, चलो मैं हाईलाइट पाथ को ओके करता हूं, ऑन करता हूं।
यूज रिलेटिवली वैल्यूज। तो देखिए जहां पर बीटा कोफिशिएंट का मान ज्यादा है वो लाइन मोटी है, वो लाइन बोल्ड हो जाती है। तो ये आप दूर से देख के बता सकते हो कि अच्छा क्यों ना ये डार्क पाथ वाले रास्ते को चले। जैसे हम पगडंडी में चलते हैं ना, तो आप कहते हो बड़े रास्ते पे चला जाए, तो ये रास्ता आपको बताता पाथ एनालिसिस के, इस रास्ते पे चलिए, आपका मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक तो डायरेक्ट पाथ आपका काम कर रहा है, एक आपका इनडायरेक्ट पाथ में आपका कौन सा, ग्रीन टूरिज्म टू एज टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, इनडायरेक्ट पाथ में ये पाथ आपका बेस्ट है। अब देखिए यहां पे वेरिएबल के ऊपर देखिए कि वेरिएबल के ऊपर इंपैक्ट, ये देखिए लाइन की जो साइज है, जो लाइन क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, फैटी लाइन है या हमारे पास बोल्ड लाइन है, ज़्यादा बोल्ड लाइन है या कम बोल्ड लाइन है, थिनर लाइन है, ये इंपैक्ट बता रहा है बीटा का मान। तो यहाँ पर हाईलाइटिंग पाथ को जरूर क्लिक कीजिएगा। हाईलाइटिंग पाथ को क्लिक करने के साथ ही साथ आपको चीज़ें ये मतलब पूरा देख करके विजुअलाइजेशन में पता चल जाएगा कि कौन से पाथ एनालिसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी चीज़, इनर मॉडल है, कोवेरियंस है। कोवेरियंस मॉडल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट है। इनडायरेक्ट इफेक्ट आप देखना चाहते हो, जैसे मैंने आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट को क्लिक कर दीजिए, इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो देखिए ग्रीन टूरिज्म टू, यहाँ पे इनडायरेक्ट इफेक्ट 0.01 है, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ग्रीन टूरिज्म टू अदर वेरिएबल के साथ तो ये है, तो आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये यहीं पे दिखा देगा। दूसरा आपका पाथ कोएफिशिएंट अगर देखना तो पाथ कोएफिशिएंट का मान दिखा देगा सारा। आपको यहीं पर आपको देखना कि टोटल इफेक्ट क्या, मैंने बोला ना डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट इक्वल टू टोटल इफेक्ट। तो टोटल इफेक्ट देखना है तो ये टोटल इफेक्ट भी दिखाई पड़ेगा। तो यानी जो यहाँ पर आपके मॉडल में क्या है, बीटा कोएफिशिएंट का मान है, ये आपके मॉडल में चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे इनर मॉडल की वैल्यूज को आप बदलोगे। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जितनी इसमें सीरीज है इतने इमेज आपको डाउनलोड करके रखने हैं, केवल एक नहीं रख लेना है। वो आपका पहला कोवेरियंस क्लिक था, तो वेरियंस वैल्यूज को आपने इमेज में रखा, लेकिन आपको ये सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि रिसर्च पेपर में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है और ऊपर डायग्राम में भी डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये सारी इमेज को आपको रखना होगा और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वो उस इमेज को वर्ड फाइल में पेस्ट करके उसके नीचे उसको एक्सप्लेन करना होगा। नाउ है कंस्ट्रक्ट, जैसे आपके पास यहाँ पर आर स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है, तो आर स्क्वायर कंस्ट्रक्ट है। कोचबैन अल्फा आप देखना चाहते हो रिलायबिलिटी के लिए, तो कोचबैन अल्फा आप दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप देखना चाहते हो कि एवीई बहुत हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट रोल होता है, एवीई देख सकते हो। आउटर लोडर वैल्यू, तो आउटर लोडिंग वैल्यूज भी आप चेंज करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इस तरह करके हमारे पास आउटर लोडिंग वैल्यूज को भी ये दिखाता है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट क्या होता है, मॉडल बन करके तैयार हो जाता है, बस आपको रीड करने की क्षमता हो। अब हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास इधर एडिट के नीचे यानी ग्रीन टूरिज्म एनालिसिस पीएलएस रिजल्ट आपके पास है, इसमें सारी टेबल हैं। इन टेबल को हमको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, अपनी वर्ड फाइल में पेस्ट करना पड़ेगा और उनको इलेबरेट करना पड़ेगा इन द रिस्पेक्ट ऑफ इन कोडिंग के साथ। इन कोडिंग को आपने क्या नाम दे के रखा है उनके साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सपोज दैट पाथ एक कोएफिशिएंट की मैंने ये टेबल है, तो इस टेबल को क्या करना पड़ेगा, आप सेलेक्ट करोगे, ये टेबल आप सेलेक्ट करोगे और देखिए ये आपके पास टेबल है, ठीक है। ये टेबल आप सिलेक्ट करोगे और ये कॉपी टू एक्सेल, साफ साफ ऊपर लिखा कॉपी टू एक्सेल, तो ये फाइल पहले एक्सेल में आपको ले जाना होगा, वहां एक्सेल को फिर कॉपी करना पड़ेगा और फिर वर्ड में आप ले जाओगे। तो पहले आप क्या करोगे, कॉपी टू एक्सेल, और कॉपी टू एक्सेल करने के बाद फिर एक्सेल में जाएगी फाइल, फिर एक्सेल में आपको पेस्ट करना, एक्सेल में पेस्ट करने के बाद फिर वहां से कॉपी करिएगा और फिर उठा करके आप पेस्ट करिएगा वर्ड फाइल में, तब वर्ड फाइल में आएगी, नहीं तो आपको इमेज मिलेगा और इमेज से आपको प्रॉब्लम जनरेट होगी। जैसे मैंने अभी बात की थी ना, एक जगह पे मैंने रिपोर्ट भेजी थी, तो ये जो ब्लैंक है ना, देखिए एज के ऊपर ब्लैंक है, तो वहाँ के प्रोफेसर ने मना कर दिया था कि एनी बॉक्स शुड बी नॉट ब्लैंक। एक रिपोर्ट आई थी मेरी कि आपने ऊपर ब्लैक क्यों किया, आपने वहाँ पे क्यों नहीं लिख दिया कि क्या कहते हैं लेटेंट वेरिएबल। बात सही है कि ब्लैंक आपने क्यों बॉक्स को छोड़ा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने लिखा लेटेंट वेरिएबल, ठीक है। तो या वेरिएबल्स,
तो फिर मैंने एक्सेल में उन चीज़ों को लिख लिया और लिखने के बाद उनको फिर से वर्ड में फाइल। तो इस प्रकार करते हैं। मैट्रिक्स डेटा आपके पास है, लिस्ट डेटा है, आपका बार चार्ट है, ये सारे चार्ट आपको बन करके आ जाएंगे। कॉपी चार्ट इमेज के रूप में आएगा, इसको वर्ड फाइल में आपको पेस्ट करना होगा। ठीक है, इसके बाद इनडायरेक्ट इफेक्ट की रिपोर्ट है। इनडायरेक्ट इफेक्ट को कॉपी टू एक्सेल करना होगा, और एक्सेल से अगर आप चीज़ों को कुछ चेंज करना चाहते हो, कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो मॉडिफाई करिए, और उसके बाद क्या करिए, पुट करिए ये आपकी वर्ड फाइल में। इसी प्रकार टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट को अगर आप जान लेना चाहते हो तो सारी एनालिसिस आपकी आ जाती है, और आने के बाद इन सारी एनालिसिस को हमको इलेबरेट करना होगा। तो वो हम देखते हैं कैसे इलेबरेट करते हैं। मैंने एक रिसर्च पेपर इसी डेटा पे, जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया था, इस डेटा पे मैंने बनाया है, वो आपके साथ मैंने कैसे इलेबरेट किया है, उन चीज़ों को आप देखिएगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसी हैं। तो चलिए, ये एक पार्ट था स्मार्ट पीएलएस, डेटा एनालिसिस, मॉडल डेवलपमेंट और उसके आउटलायर्स, इनर मॉडल्स, सारी चीज़ मैंने बताई। अब आपको यहाँ पे कहीं समस्या हो तो ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। सर ये